जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जो कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल के खोरठा सिलेबस को लेकर कई लोगों के पास में कह सकते हैं कि लगभग लोगों को यह डाउट था, या तो बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद यह सिलेबस जो वो चेंज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सही था और सिलेबस उसका फाइनली जो है वो कहीं ना कहीं चेंज कर दिया गया है। अब क्या चेंज किया गया है, उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। उसके पहले आप समझिए कि इसके पहले जो खोटा का सिलेबस था, सिलेबस ना ही पहले छोटा था और ना ही अब छोटा किया गया है। खोटा सिलेबस अब भी बड़ा है, पहले भी बड़ा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं कि खोटा सिलेबस को अब जो है वो बैलेंस बनाया गया है, यानी कह सकते हैं कि एक तरह से बैलेंस्ड किया गया है सिलेबस को पूरे। पहले क्या था कि एक तरफा सिलेबस लग रहा था, जैसे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलता, लेकिन ग्रामर पार्ट को इसमें से ऐड नहीं किया गया था और कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे हटाया गया, कुछ कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है। उन सभी चीज़ों को भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके खोटा न्यू सिलेबस को लेकर, जो कि हालांकि इसका फाइनली कह सकते हैं कि इसका जब ये फाइनल नोटिफिकेशन यहाँ पे जब वेबसाइट पे अपलोड होगा तो उसको भी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि गद्य साहित्य में भी इस तरह के प्रश्न पढ़ने थे। तो गद्य साहित्य में अब जो पढ़ना है वो आपको दो ठो कहानी पढ़ना है, एक छाहर, एक सोंध माटी और एक खोरठा निबंध। आपको ये तीन पढ़ना है, एक है छाहर, दूसरा है सोंध माटी और तीसरा है खोरठा निबंध। यहाँ से आप सभी को पता है कि पहले यह 4 था, अब यहाँ पे संख्या जो है उसको 3 घटाकर कर दिया गया है। छाहर जो है वो यह कहानी संग्रह है, जो कि चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि पहले छाहर में 10 कहानियाँ पढ़नी थी, इसमें टोटल 10 कहानी थी, 10 कहानी इसमें से पढ़ना था। लेकिन अब इसको हटा करके मात्र आपको 3 कहानी इसमें पढ़ना है। एक है छाहर, दूसरा है बोनेकलोर और तीसरा है हम कैसे जियब। ये 3 कहानियाँ अब आपको मात्र पढ़ना है, 10 कहानी नहीं पढ़ना है। या इसमें जो जितने भी कहानी थी सब कहानी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 कहानी इन तीनों को पढ़ना है, छाहर, बोनेकलोर और हम कैसे जियब। उसी तरह से सोंध माटी यह एक कहानी संग्रह है जो कि विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी आपको मात्र 3 ही कहानियाँ पढ़ना है, उबार, ओद दीदा और हूब। यहाँ पे भी आपको 3 ही कहानियाँ पढ़ना है, सारे को नहीं पढ़ना है। पहले क्या था कि सारी कहानियाँ इसमें पढ़ना था, लेकिन अब आपको मात्र 3 कहानियाँ इसमें से पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें खोरठा निबंध की, तो खोरठा निबंध या बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है। और इसमें से अब पहले आपको 12 निबंध इसमें से टोटल पढ़ना था, क्योंकि इसमें टोटल 12 निबंध थे। लेकिन अब इसको हटा करके मात्र आपको 3 निबंध पढ़ना है, वो है सौंप डाय चले, हामिन के संस्कृति आर्ताकर ऊपर संकट और हामे खड़ा हों। ये तीनों आपको कह सकते हैं कि निबंध पढ़ने हैं, इसके अलावे आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें तो पहले क्या था कि पहले आप देखे होंगे कि पहले वहाँ पे 3 नाटक पढ़ना था, डाह था, अजगर था और भी 2-3 नाटक यहाँ पे पढ़ना था। लेकिन अब क्या है कि फाइनली सिर्फ एक नाटक आपको पढ़ना है, वो है अजगर, जिसके लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है अजगर। अब आपको सिर्फ एक नाटक पढ़ना है, ना कि पहले जैसा 3-4 नाटक आपको पढ़ने हैं, सिर्फ एक नाटक आपको अजगर पढ़ना है। तो ये फाइनली आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें पद्य साहित्य में, तो गद्य साहित्य में आप सभी को पता है कि कहानी नाटक ये सब आता है। पद्य साहित्य में जो है वो खंड काव्य यानी कह सकते हैं कि कविताएं वगैरह आता है इसमें दूसरा में। तो दूसरा पार्ट इसमें जो है वो बटा हुआ है, जो कि कह सकते हैं कि पद्य साहित्य में है। पद्य साहित्य में सबसे पहला जो खंड काव्य पढ़ना है वो है दामोदरे कोराय, ये पहले भी पढ़ना था। दूसरा है आँखी गीत, ठीक है। और आगे अगर बात करें तो अगला इसमें से यही दो आपको यहाँ पे मुख्य रूप से पढ़ना है। लेकिन दामोदरे कोराय में पहले क्या था कि बहुत सारे कहानियाँ थी, लेकिन उसमें सिर्फ 2 सर्ग अब आपको पढ़ना है, एक मेला और दूसरा सरंची कमल। पहले सर्ग, इसमें कई सारे सर्ग अलग अलग सर्गों में बटा हुआ था, लेकिन वो सभी सर्गों को नहीं पढ़ना है। अब आपको सिर्फ 2 सर्ग पढ़ना है, मेला और सरंची कमल। तो याद रखेंगे इन 2 को ही पढ़ना है, इन दोनों के अलावा आपको नहीं पढ़ना है।
फिर अगर बात करें आँखी गीत या कविता संग्रह है, श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखा गया। इसमें से आपको 5 ये देख लेते हैं। आगे आपको 5 कविता इसमें से पढ़ना है। कौन कौन सा? आज हमर गीतेक दे से, करिया काजरे घर से, राखिया माय मुड़े पानी, और खोरठा हाय खोरठा, और नाच बांदर नाच रे। ये 5 आपको जो है वो कविता संग्रह आपको इसमें से पढ़ना है। तो याद रखेंगे, टोटल कविताओं में अगर बात करें तो 2 सर्ग यहाँ से पढ़ना है दामोदर कोराय का, और 5 कविता जो है आपको संग्रह पढ़ना है वो श्रीनिवास पानोरी की आँखी गीत का 5 कविता संग्रह आपको यहाँ से पढ़ना है। तो इन टोटल आपको मिला करके यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे खंड की ओर। तीसरा खंड जो है ये साहित्य की अन्य विधाएं है, साहित्य की अन्य विधाएं है, जिसमें जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया है। पहले यह सिलेबस में जो है वो शामिल नहीं था, लेकिन इसे अब जो है वो शामिल कर लिया गया है। इनमें से सबसे पहले अगर बात करें जीवनी की, तो जीवनी जो है वो 2 जीवनियाँ आपको पढ़ना है। एक है शेख भिखारी और दूसरा है बड़का बुजुर्ग बिरसा। शेख भिखारी जो जीवनी है इसको लिखा है पारसनाथ महतो ने, जबकि बड़का बुजुर्ग बिरसा इसको लिखा है डॉक्टर A.K. झा ने। तो ये 2 आपको जीवनी पढ़ना है। उसके बाद आपको 2 संस्मरण पढ़ना है। 2 संस्मरण कौन कौन से पढ़ना है? तो 2 संस्मरण जो आपको पढ़ने हैं वो है बोरवा अड्डा अखे बोर और उड़ गेले फुलवा रह गेले बास। तो ये 2 आपको पढ़ना है। बोरवा अड्डा अखे बोर यह शांति भारत के द्वारा लिखा गया संस्मरण है, और उड़ गेले फुलवा रह गेले बास यह गोविंद महतो जंगली के काफ़ी प्रचलित संस्मरण में से माना जाता है। तो ये दोनों आपको पढ़ना है। तो जीवनी यहाँ से 2 पढ़ना है, 2 आपको संस्मरण पढ़ना है, जबकि एक यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया है। वो है दार्जिलिंग और गांगटोक यात्रा, जो कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे, यहाँ से आपको जो पढ़ना है वो मुख्य रूप से ये सभी चीज़ों को शामिल किया गया है, वो नया शामिल किया गया है, जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। इसके अलावे जो है वो व्याकरण में कुछ कुछ शामिल किया गया है। आइए हम थोड़ा सा व्याकरण में समझते हैं कि व्याकरण का क्या क्या पार्ट इसमें ऐड किया गया है। तो व्याकरण और खोरठा पाठ बोध में अगर बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग और प्रत्यय और अपठित गद्यांश से प्रश्न जो है वो मुख्य रूप से आपसे पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि शायद लग रहा होगा कि पहले से सिलेबस जो वो थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं सिलेबस का डाइवर्सिटी और धीरे ये कह सकते हैं कि विस्तारित हो गया है। अब आपको सीमित क्षेत्र में नहीं पढ़ना है, आपको टोटल ओवरऑल एक बैलेंस सिलेबस बनाया गया है इसको। उसके बाद 5वां जो है वो लोक साहित्य दिया गया है। 5वां जो इसमें कवर किया गया है ये लोक साहित्य, ये भी पहले शामिल नहीं था, इसको भी जो है वो शामिल किया गया है। लोक साहित्य देखिए मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। मुख्य रूप से यह 4 भागों में बटा होता है। लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और प्रकीर्ण लोक साहित्य, जिसमें से लोकगीत आपको नहीं पढ़ना है, लोक कथा नहीं पढ़ना है, लोक गाथा नहीं पढ़ना है। प्रकीर्ण साहित्य इसमें से लोक साहित्य जो है इसमें से पढ़ना है। प्रकीर्ण लोक साहित्य में ये फिर मुख्य रूप से जो है वो 3 खंडों में बटा होता है, 4 खंडों में। जैसे हम आगे बात करेंगे, लोकोक्ति पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है और पहेलियाँ पढ़ना है। लोकोक्ति को हम कमनैत, पटैतर, लोकबाइन या तो फिर कहावत या कामहत भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, लोकोक्ति को इतने नामों से जाना जाता है, जबकि मुहावरा को आहना या तो फिर अड़गाही ये कहा जाता है, जबकि पहेलियाँ को बुझवेल के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है ये सब चीज़ भी हम आगे बात करेंगे एक एक करके। आइए थोड़ा सा हम बताते हैं कि लोक साहित्य मुख्य रूप से किस तरह से बटा होता है और कितने खंडों में बटा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोक साहित्य जो है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बटा है। लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और प्रकीर्ण। तो आपको ये तीनों नहीं पढ़ना है, ये याद रखेंगे। ये चौथा आपको जो है वो फाइनली आपको प्रकीर्ण लोक साहित्य में पढ़ना है। इसमें से पहला जो आता है वो मुहावरा, जिसको आहना या अड़गाही कहा जाता है। लोकोक्ति जो पटतर, कमनैत या फिर लोकबाइन के नाम से जाना जाता है। जबकि तीसरा आपको पढ़ना है पहेली मंत्र, जिसको बुझवेल या तो फिर आप सभी को पता है कि बुझवेल कहा जाता है, ठीक ना। तो ये आपको पढ़ना है। आइए हम आगे कुछ कुछ देख लेते हैं कि जब आप व्याकरण पाठ को पढ़ेंगे तो कैसे व्याकरण को सारे को कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप उठा सकें। तो आइए थोड़ा सा एक एक चीज़ को हम थोड़ा बहुत हाईलाइट कर देते हैं। जैसे अगर बात करें कि उपसर्ग और प्रत्यय, हालांकि ये मेंस की दृष्टि से लिखा गया है, तो लेकिन आपको यहाँ से
क्वेश्चन जो वो सारे समझ में आ जाएगा और क्या उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सवाल जो वो मुख्य रूप से मेंस की दृष्टि से लिखा गया सवाल है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ से निश्चय ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले है उपसर्ग। उपसर्ग को इस तरह से लिखा जाता है, खोटा में उपसर्ग बोला जाता है। अब होता क्या है उपसर्ग, उसके बारे में हम जानते हैं। तो कहता है जे शब्द के पहले जोड़ के उस शब्द के विशेष अर्थ के पता चलो है आकरा ओकरा उपसर्ग कहल जा है। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ल जा है, एकर से विशेषता आवो है। तो आप सभी को पता है कि शब्द के पहले जिसको जोड़ करके उसका कुछ अर्थ, अगर कह सकते हैं कि अर्थ या विशेष अर्थ निकलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे अजगूत, अगर उपसर्ग इसमें जोड़ दें तो अजगूत आ जाता है, जिसका मतलब होता है आश्चर्य। अन उपसर्ग से अगर बात करें तो अनठेकान, अनपथार, अनजान, अनठेरी, ये सभी जो है वो उपसर्ग अन उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। उसी तरह से पर उपसर्ग की अगर बात करें तो परखौक, परजायत, परगोत्री, ये जो वो पर उपसर्ग से बना हुआ है। बे उपसर्ग की बात करें तो बेलूरा, बेफिक्रा, बेईमान। अब देखिए बेईमान शब्द को आप पकड़िए तो ईमान, तो ईमान क्या होता है कि ईमानदार यहाँ पे बता रहा है, लेकिन जैसे इसमें से बे उपसर्ग को जोड़ देंगे तो इसका मतलब देखिए पहले क्या था, ईमानदारी का मतलब ईमान यहाँ दिख रहा था कि उसके पास ईमान है भाई, यानी वो ईमानदार है। लेकिन जैसे यह उपसर्ग हमने जोड़ दिया तो इसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया, यानी इसके बाद हो गया वह बेईमान है। तो इस तरह से उपसर्ग जो है वो जोड़ा जाता है और उससे एक अर्थ, अलग विशेष अर्थ निकलता है या विशेष अर्थ का पता चलता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। अगर पूछा जाए आपसे सवाल, डायरेक्टली पूछा जाता है कि उपसर्ग के प्रयोग करल जा है शब्द के आगू, शब्द के बीच में या शब्द के आखिरी में, यानी शब्द के पाछू में, तो आप सभी को पता है कि शब्द के आगू में जो है वो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें अध, अध उपसर्ग के अगर जोड़ दिया जाए तो अध कचरा। जैसे पहले था कचरा, कचरा में अगर हमने अध जोड़ दिया, अध उपसर्ग को जोड़ दिया तो यह जो वो क्या हो गया, अध कचरा हो गया। उसी तरह से अध खेचरा, अध सीझा। पहले क्या था कि सीझा, पहले क्या था सीझा, इसमें हमने जोड़ दिया अध, तो यहाँ से क्या हो गया, पहले क्या था कि पूरा वो सीझा हुआ था, लेकिन जैसे हमने अध जोड़ दिया मतलब वो आधा सीझा हुआ है, तो वो उसका मीनिंग जो वो चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं यही होता है उपसर्ग, जो कि उसका कहीं ना कहीं अर्थ को हम बदल सकते हैं। अधमोरा, इस तरह से हो गया अप से अपमान, पहले था मान और मान में हमने अप उपसर्ग को जोड़ दिया तो ये हो गया अपमान। तो इस तरह से उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और भी आगे इस तरह के सवाल और कैसे सवाल बनते हैं, इन सभी चीज़ों को भी हम देखेंगे। उसके बाद आता है आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय को खोरठा में प्रत्यय या तो फिर प्रत्यय कहा जाता है। जिस शब्द के पाछू जोड़ के उस शब्द के विशेष अर्थ के पता चलो है ओकरा प्रत्यय कहल जा है, या तो फिर जे शब्द के पाछू बाटे जुटे है ओकरा प्रत्यय कहल जा है। तो मुख्य रूप से उपसर्ग हमने देखा कि शब्द के पहले प्रयोग होता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग शब्द के पाछू में होता है। जैसे हम कुछ कुछ प्रत्यय को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रत्यय जोड़ करके हम शब्द को चेंज कर सकते हैं। जैसे पढ़, हमने शब्द एक लिखा पढ़, तो यहाँ पे अगर हमने इसमें वैया जोड़ दिया, वैया प्रत्यय को जोड़ दिया तो यहाँ से हो गया पढ़वैया। उसी तरह से लिख में अगर वैया शब्द जोड़ देंगे तो लिखवैया, देखवैया, इस तरह से ये प्रत्यय जोड़ दिया। अगर आहा तो झगराहा, पिनकाहा, रुठनाहा, ये सभी कह सकते हैं कि आहा प्रत्यय जोड़ करके हम चेंज कर सकते हैं। अक्कड़, कई बार यह प्रत्यय पूछा जाता है कि भूलक्कड़ में प्रत्यय क्या है, अक्कड़ है, भूल है या कड़ है, इस तरह के कई बार सवाल जो आपसे पूछा जाता है। तो भूलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, इस तरह के इसमें जो है वो अक्कड़ जो है वो क्या है, अक्कड़ यहाँ पे प्रत्यय जोड़ा गया है। आई अगर बात करें तो पढ़ जोड़ आई पढ़ाई, कुट जोड़ आई कुटाई, पीस जोड़ आई पिसाई, नप नाप जोड़ आई नपाई, इस तरह से जो है वो कह सकते हैं कि जोड़ करके हम बना लेते हैं। तो प्रत्यय यहाँ पे आई प्रत्यय से इन सारे शब्द बनते हैं। उसी तरह से आइल प्रत्यय की अगर बात करें तो चिकनाइल, खिदराइल, गदराइल, हिंडाइल, इसमें जो है वो क्या है, आइल प्रत्यय को जोड़ा गया है। तो इसमें से जो है वो आइल प्रत्यय को जोड़ा गया है। उसी तरह से नी प्रत्यय की अगर बात करें, नी प्रत्यय की बात करें तो चलनी, ढकनी, झूलनी, मथनी, इसमें से क्या है कि नी प्रत्यय को जोड़ा गया है। और यहाँ पे जैसे चाल या चल, चल जोड़ नी, तो चालनी, चालनी यहाँ से कह सकते हैं, या तो चाल, चाल ले सकते हैं, चाल जोड़ नी,
इस तरह से यहाँ पे जोड़ सकते हैं चालनी। ढक जोड़नी, ढक जोड़नी, ढकनी हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि नी प्रत्यय को जोड़ा गया है। इस तरह से आप सभी को पता है कि उपसर्ग और प्रत्यय इस तरह से सवाल जो है वो बना सकते हैं। तो एक बार जब आप पूरे डिटेल से यहाँ पे पढ़ लेंगे तो निश्चय ही यहाँ से आने वाले जितने भी सवाल हैं वो कभी आपसे गलत नहीं होंगे। तो इस तरह के एक बार आप डिटेल से पढ़ लेंगे और निश्चय ही यहाँ से आने वाले समय में आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। उसी तरह से अगर बात करें कि वचन के माने बतावा और ओकर भेद के गिनावा, तो कई बार आपसे सबसे पहले तो ये पूछेगा कि वचन किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो आप सभी को पता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जे रूप से कोनो सखियक भाव फरिच होवो है, जे संख्या के कोनो भाव फरिच होवो है ओकरा वचन कहल जा है। या तो फिर इस तरह से समझे कि शब्दिक जे रूप से कोनो चीज के एक ले बेसी हवे पता चला है तकरा वचन कहल जा है। तो मुख्य रूप से हम संख्यात्मक रूप से जो है वो मुख्य रूप से संख्यात्मक रूप से ये कह सकते हैं कि वचन का मतलब हम लोग निकाल पाते हैं। वचन की अगर बात करें कि कुल कितने भेद होते हैं, तो वचन के दो भेद हवा है। कौन कौन से? तो एक वचन और बहुवचन। जैसे अगर बात करें कुछ एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, जैसे लिखा जाता है खोरठा में, इस तरह से जैसे लिखा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि खोरठा में आय का प्रयोग नहीं होता है और औ का प्रयोग नहीं होता है। आई अगर लिखना हो तो आई लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए आपसे लिखना है वो कैसे, तो कैसे इस तरह से नहीं लिखा जाएगा खोरठा में, ये गलत होता है। खोरठा में अगर कैसे लिखना हो तो खोरठा में कैसे इस तरह से लिखा जाता है। जैसे तो जैसे इस तरह से लिखा जाता है, ठीक ना। उसी तरह से अगर बात करें औरत, अगर खोरठा में अगर आपसे पूछे कि औरत कैसे लिखा जाता है, तो औरत इस तरह से लिखना ये गलत होगा। औरत जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, औरत यह जो है वो खोरठा में सही होता है। तो याद रखेंगे औरत इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह से औ के जगह पे अ और उ, अ और हर्षऊ उ का प्रयोग जो है वो किया जाता है औ के जगह पे। तो जैसे अगर बात करें एक वचन से बहुवचन अगर बनाना हो तो कई सारे प्रत्यय जोड़ करके इसमें से चेंज किया जा सकता है। जैसे काड़ा, काड़ा में वैन अगर प्रत्यय जोड़ दें तो कड़वैन हो जाएगा। छगरी में ऐन प्रत्यय को जोड़ देंगे तो छगरियन हो जाएगा। हम से इन प्रत्यय जोड़ देंगे तो हामिन हो जाएगा। बाछा का बछवैन हो जाएगा। कुत्ता का कुतबैन हो जाएगा। खोरठा एक वचन ले बहुवचन बनवे का आपन विधि विधान कायदा कानून है। यानी खोरठा में अगर एक वचन से बहुवचन बनाना है तो कई सारे प्रत्यय को जोड़ करके हम उसको एक वचन से बहुवचन कर सकते हैं। आइए एक एक करके हम जोड़ेंगे। तो इसके पहले हमने देखा कि अगर उपसर्ग और प्रत्यय हमको अगर पूरे डिटेल से पता है तो वो वचन में भी काम आ जाता है। जैसे अगर बात करें हम सबसे पहले प्रत्यय के, तो प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनवे के विधान, एक वचन से बहुवचन बनवे के लय शब्दे बहुवचन बोधक प्रत्यय जोड़ल जा है। तो मुख्य रूप से अगर बात करें एक वचन से बहुवचन बनाना, तो उसमें से कुछ प्रत्यय को अगर जोड़ दिया जाए तो वहाँ से जो वह एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे ऐन प्रत्यय, ऐन प्रत्यय यानी इकारांत या तो फिर इकारांत मैंने जे शब्द से ई व ई के रहे वैसन शब्द ऐन प्रत्यय जोड़ल जा है। जैसे छगरी, तो छगरी पे यहाँ पे क्या है कि लास्ट में आप देख रहे होंगे कि यह ई जो है वो लास्ट में आ रहा है शब्द से यानी शब्द के लास्ट में। तो छागर जोड़ ई तो छगरी हुआ। तो उसमें से ऐन अगर प्रत्यय जोड़ देंगे तो छगरियन हो जाएगा। जैसे गाय, तो गाय में क्या है कि ई सबसे लास्ट में यहाँ पे देख रहे होंगे कि गाय जोड़ ई तो गाय हो जाएगा। जैसे पहले हमने लिखा गाय जोड़ ई, इसी को हमने लिखा फिर फाइनली गाय, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखा। तो उसके बाद अगर बात करें छागर, तो सबसे पहले लिखा जाता है छागर, छागर जोड़ ई तो यहाँ पे हो जाएगा छगरी। इस तरह से जोड़ करके बना हुआ है। तो सबसे अंत में देख रहे हैं कि इकारांत यहाँ पे हर्षई ई और दुर्गई ई जहाँ पे लास्ट में अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पे ऐन प्रत्यय को आप जोड़ दें। जैसे छगरी में ऐन प्रत्यय जोड़ देंगे तो छगरियन हो जाएगा। गाय को गईयन हो जाएगा। बेटी से बेटियन हो जाएगा। तो इस तरह से ऐन प्रत्यय जोड़ करके भी आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। आइए कुछ दूसरा एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। उसके पहले कुछ चीज़ हम जान लेते हैं। ऐन प्रत्यय जोड़ल परे एक वचन शब्द एक बोड़ ई छोट ई में बदल जा है। जैसे हमने देखा था कि
छगरी में क्या था कि छगरी में पहले दुर्गही ई था, लेकिन जब छगरियन हो जाएगा, जब इसमें हम अइन जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, छगरियन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे छगरियन हो जाता है, इस तरह से अइन में आ जाता है, तो ये हर सही ई में छोटा ई में बदल जाता है, बड़े। तो दीर्घ ई जो होता है वो क्या होता है, ह्रस्व ई में चेंज हो जाता है। सय रकम शब्द शेष के आगुक बा पहिलेक अक्षरे आकार तो सेटा प्रत्यय जोड़ल जा है से सिरा जा है, जैसे गाय से गैयन, काड़ा से कड़वैन। तो यहाँ पे क्या कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक सिरा जाए, यानी कह सकते हैं कि वो एक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वहाँ पे वो विलुप्त देखने को मिलता है, वहाँ पे वो हम समझ सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद वैन प्रत्यय जोड़ करके भी कई सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। जैसे वैन प्रत्यय को अगर जोड़ा जाए तो जैसे नादा तो नदवैन, लादा लदवैन, उसके बाद हर से हरवैन, डहर से डहरवैन, ये सभी क्या है कि इस तरह से जोड़ सकते हैं। गरु से गरुवैन, लेरू से लेरुवैन, ये सभी शब्द को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से भी इस तरह के जोड़ करके हम चेंज कर सकते हैं। यानी अगर वैन प्रत्यय को अगर जोड़ दे, लास्ट में वैन प्रत्यय को जोड़ दें तो वहाँ से भी कई सारे शब्द को हम, जैसे यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमने देखा था कि हर्षई ई, वहाँ पे हमने क्या देखा कि हर्षई ई और दुर्गही ई की बात कर रहे थे। हर्षई ई और दुर्गही ई जब लास्ट में होता है तो वहाँ पे हमने ऐन प्रत्यय को जोड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लास्ट में आ और ई, अ और आ, ये दो अगर आपको शब्द के लास्ट में दिख रहा हो तो वहाँ पे हमने क्या किया कि वैन प्रत्यय को जोड़ दिया, वहाँ पे हमने वैन प्रत्यय को जोड़ दिया। तो इस तरह के शब्द को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ उ और दुर्गहु उ, वहाँ पे भी ऐसे शब्दों को भी आप वैन प्रत्यय जोड़ करके शब्द को चेंज कर सकते हैं। जैसे गरु से हमने गरुवन किया, लेरू से लेरुवन किया, ये सभी उक्रांत शब्द हैं। अकारांत शब्द होता है जिसमें लास्ट में अ है। हर, तो हर यहाँ पे र और अ जोड़ा हुआ था। ह आपको पता है कि ह प्लस अ होता है। र अगर बात करें तो ये फिर र प्लस अ होता है। ये दोनों जोड़ करके इस तरह से शब्द बनता है। हालांकि ये हर लिखा हुआ तो सिर्फ ह और र है, लेकिन इसके साथ साथ में अ जो वो जुड़ा होता है, यानी ये अकारांत होते हैं। तो ये अकारांत शब्द होते हैं। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे ऐसे में जोड़ करके आप देख सकेंगे कि लास्ट में अ दिख रहा है हमको, तो ह हो गया ह र, तो र प्लस अ यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अकारांत शब्द हुआ तो ऐसे में हम वैन प्रत्यय को जोड़ देते हैं। फिर उसी तरह से अगर आ की बात करें, जैसे नादा, तो यहाँ पे नमियना द प्लस अमिया आ कर दीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। या यहाँ पे भी कर सकते हैं न प्लस आ प्लस द प्लस आ, इस तरह से भी जोड़ करके आप बना सकते हैं। इसको हमने फाइनली नादा लिखा। तो यहाँ पे भी क्या है कि इस तरह से भी जोड़ करके शब्द को बनाया जाता है। तो जहाँ पे अकारांत शब्द होते हैं, अकारांत शब्द होते हैं और उकारांत शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्दों में वैन प्रत्यय जोड़ देंगे, वहाँ से आपको बहुवचन जो वो मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं इन प्रत्यय। इन प्रत्यय की अगर बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के बहुवचन बनवे के लिए लाए शब्द इन प्रत्यय को जोड़ा जा है। जैसे हाम जोड़ इन हामिन, तोय जोड़ इन तोहिन, तो इस तरह के भी शब्द को जोड़ करके और बनाया जाता है। और इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ खीन प्रत्यय को जोड़ करके बना सकते हैं। और भी कई ऐसे शब्द हैं जो कि बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के शब्द को आप मिला करके और जोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। और इस तरह से आप पूरे डिटेल से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आगे भी आपको देते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।